मैं दिल्ली हूँ। मैंने देखा किस तरह महाराज पृथ्वीराज चौहान ने परमाल के सामने उजागर सिंह को उसके अपराध का दंड दिया। उन्होंने परमाल को तो क्षमा कर दिया, मगर बदले में गढ़ी सिरसा पर अधिकार जमा लिया। परमाल अपने किसी मेहमान का स्वागत करने गढ़ी सिरसा आया था, मगर पृथ्वीराज चौहान ने उससे ये अधिकार भी छीन लिया। जख्मी भवानी सिंह के उपचार के लिए किसी वैद्य की तलाश में कवि चंद्रवरदाई को भेजा गया। उसी समय राजकुमारी संयोगिता वहां पहुंच गई। पृथ्वीराज ने राजकुमारी का स्वागत तो किया, मगर अपना मन हार बैठा। कुछ यही हाल राजकुमारी का भी हुआ। रास्ते में राजकुमारी की भेंट परमाल से हुई। परमाल उसे महोबा ले जाना चाहता था, मगर राजकुमारी ने कन्नौज लौट जाने का फैसला कर लिया। उधर चकोरी ने जयचंद को एक संदेश भेजा। आवेश में तपते हुए जयचंद को चकोरी का संदेश मिला। विजयचंद और जयचंद उस संदेश के बारे में गंभीरता से सोचने लगे, और मैं सोचने लगी इन बदलती हुई परिस्थितियों के बारे में। अन्नदाता की जय हो। राजकुमारी संयोगिता यात्रा से लौट आई। क्या कहा? राजकुमारी संयोगिता यात्रा से लौट आई? कहीं तुम्हें भ्रम तो नहीं हुआ? नहीं अन्नदाता, मैंने स्वयं उनके दर्शन किए। जाओ। जो आ गया अन्नदाता। पुत्र, संयोगिता इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? पिताजी, यह तो स्वयं संयोगिता ही बता सकती है। चलो चलो उसी से पूछते हैं। पुत्री, पुत्री ये क्या? हम तो समझ रहे थे कि तुम महोबा के मार्ग में होंगी, लेकिन तुम तो लौट आई। तुम्हें नहीं जाना था तो हमसे कह दिया होता, हम तुम्हें वहां भेजते ही नहीं। महोबा नरेश, महाराज परमाल गढ़ी सिरसा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुम्हारा स्वागत करने के लिए। दादाजी, हम गढ़ी सिरसा गए थे। गढ़ी सिरसा गई थी? तो क्या महाराज परमाल से तुम्हारी भेंट नहीं हुई? हाँ, भेंट तो हुई थी, लेकिन उन्होंने हमारा स्वागत नहीं किया। कैसी बात कर रही हो पुत्री? तुम गढ़ी सिरसा गई भी और वहां महाराज परमाल ने तुम्हारा स्वागत नहीं किया? तो किसने किया तुम्हारा स्वागत वहां? स्वयं राजमाता ने? नहीं, वहां हमारा स्वागत महाराज पृथ्वीराज चौहान ने किया था। तुम्हारा स्वागत पृथ्वीराज चौहान ने किया? क्या कह रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं। मगर यह कैसे मुमकिन है? गढ़ी सिरसा में पृथ्वीराज चौहान क्या कर रहा था? पिताजी, सिरसा पर अब महाराज पृथ्वीराज चौहान का अधिकार है। गढ़ी सिरसा पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार? तो क्या उसने महाराज परमाल को बंदी बना लिया? नहीं। पुत्री, साफ साफ कहो, बात क्या है? महाराज पृथ्वीराज चौहान के एक अंगरक्षक भवानी सिंह और उसकी पत्नी के साथ सिरसा के सैनिकों ने दुर्व्यवहार किया। उसकी पत्नी तो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल गई, लेकिन भवानी सिंह को उन्होंने घायल किया और अपने साथ बंदी बनाकर ले गए। जब महाराज पृथ्वीराज को इस बात का पता चला, तो वो अपने 10 साथियों के साथ सिरसा पहुंचे।
और न केवल उन सैनिकों को दंड दिया, बल्कि सिरसा पर अपना अधिकार भी कर लिया। अगर वो चाहते तो महाराज परमाल को बंदी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्षमा कर दिया उन्हें। पुत्री, उसने कहीं तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? नहीं दादाजी, जो व्यक्ति एक साधारण से अंगरक्षक के प्राणों और उसकी पत्नी के सम्मान के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दे, वो किसी नारी का अपमान नहीं कर सकता। वो हमारे शत्रु अवश्य हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारा स्वागत किया, उसकी आशा तो महोबा नरेश से भी नहीं की जा सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि जो समाचार हमें अनंतपुर से प्राप्त हुआ है वो सच है। इस समय पृथ्वीराज गढ़ी सिरसा में ही है। पिताजी, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमें तुरंत अनंतपुर पर आक्रमण करके इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। केवल अनंतपुर पर आक्रमण? नहीं पुत्र, नहीं। हमें तो गढ़ी सिरसा को भी उसके अधिकार से मुक्त कराना है। दादाजी, तो क्या आप युद्ध करेंगे? हां पुत्री, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पृथ्वीराज चौहान की हिम्मत और बढ़ जाएगी। आज उसने गढ़ी सिरसा पर आक्रमण किया है, कल वो कन्नौज पर भी आक्रमण कर सकता है। मगर दादाजी, महाराज पृथ्वीराज ने सिरसा पर आक्रमण अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं किया है। उन्होंने तो केवल अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपराधियों को दंड दिया है। पुत्री, वो हमारा शत्रु है, हमारा अपराधी है। राजनीति यही कहती है कि आक्रमण होना ही चाहिए। राजनीति? राजपूत कब से वीरता छोड़कर राजनीति का खेल खेलने लगे? पुत्री, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। हम राठौरों की बेटी हैं, और राठौर सोते हुए शेर पर कभी वार नहीं करते, उसे जगाकर ललकार कर मारते हैं। छल और कपट से किसी के राज्य को हथिया लेना हम राठौरों को शोभा नहीं देता। पुत्री, चालाक शत्रु को मारने के लिए छल और कपट का सहारा लेना ही पड़ता है। जिसे आप चालाक कह रहे हैं ना, काश उसकी वीरता आपने भी अपनी आंखों से देखी होती। पुत्री, इसका निर्णय तो युद्ध भूमि में होगा। यह आप कह रहे हैं दादाजी? अनंतपाल को भी आपने संधि के बहाने बुलाया था, उसे छल और कपट से मारने के लिए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? पुत्री, जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान है, उसे आप छल और कपट से नहीं मार सकते। मुझे तो डर है, एक छल ने आपका हाथ काट दिया, कहीं दूसरा छल आपकी गर्दन ना। पुत्री, पुत्र जयचंद, इस मूर्ख से बहस करके अपना समय नष्ट ना करो। चलो यहां से, चलो। महाराज जयचंद की सेवा में सेविका का प्रणाम। यहाँ अनंतपुर में वातावरण बहुत ही अच्छा है, आकाश पर बादल नहीं है। इस समय यहाँ पर अनंतपाल के सिवा और कोई नहीं है। पृथ्वीराज चौहान और महामंत्री दोनों राजधानी में नहीं है। आक्रमण करने का इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं मिलेगा। चकोरी, चकोरी, पवनराज, शायद तुम्हारे लिए कोई संदेशा है। तुम पवनराज को कहीं छुपा दो। ठीक है। क्या बात है चकोरी? राजकमल्ल, बात बड़ी गंभीर है। वहां से एक आदेश आया है। आदेश? कैसा आदेश? लिखा है,
महाराज आनंद पाल तोमर को विष देकर समाप्त कर दिया जाए। क्या? हाँ, यही आदेश है। लेकिन इस आदेश को हम पूरा करेंगे कैसे? यही तो चिंता की बात है। हमें यहाँ शत्रु की सूचना देने के लिए भेजा गया था और अब आदेश है उसकी हत्या करने का। इसका अर्थ है हमें गुप्तचर से हत्यारा बनना पड़ेगा। हाँ, और अगर हमने इस आदेश को ना माना तो हम उनकी नजरों में निकम्मे और कायर कहलाएंगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है चकोरी। मुश्किल है तो भी करना पड़ेगा। तो फिर हमारी योजना क्या होगी? राजकमल्ल, ये काम तो मुझे ही करना होगा। रसोई के रास्ते मुझे महाराज आनंदपाल तोमर तक पहुंचना होगा। बस मुझे तो उस प्याले की तलाश है जिसे लेकर मैं उनके पास जा सकूं। विष तो मेरी अंगूठी में है। अगर ये प्रयास सफल न हुआ तो तुम मौका देखकर तुरंत ही राजमहल छोड़ देना ताकि उन्हें मेरे बारे में कोई सूचना न मिल सके। मैं तो वचन देकर आई थी कि मेरी असफलता मेरी मौत होगी। महाराज, ये आपने क्या किया? आपने उसे जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? वो तो एक बच्चा है, मगर आप तो। रानी सा, क्या आपको अपने दोहित्र पर भरोसा नहीं है? मुझे पूरा भरोसा है। मुझे उसकी वीरता, उसकी योग्यता पर भी भरोसा है, मगर केवल 10 सैनिकों के साथ शत्रु के क्षेत्र में जाना, इसे वीरता तो नहीं कहा जा सकता। इसे तो केवल मूर्खता ही कहा जा सकता है। रानी सा, मैंने भी उसे यही बात समझाई थी, लेकिन उसने मुझे कन्नौज वालों का उदाहरण दिया कि किस तरह मैं अकेला कन्नौज गया था और किस तरह उस दुष्ट विजयचंद का हाथ काटकर विजयी लौटा था। महाराज, मेरी चिंता राजा परमाल और उसकी सेना नहीं है। तो फिर क्या है आपकी चिंता? महाराज, आप तो भलीभांति जानते हैं कि राजा परमाल के राज्य में आला और उदल नाम के 2 वीर हैं। उनकी वीरता के बारे में ऐसा प्रसिद्ध है कि वो अकेले ही किसी भी सेना से लड़ सकते हैं। महाराज, इतनी कम सेना लेकर महोबा जाने का निर्णय पृथ्वीराज ने केवल भावनाओं के आधार पर किया है, रणनीति के आधार पर नहीं। ईश्वर न करे अगर उसे कुछ हो गया तो अजमेर और देहरी दोनों ही उत्तराधिकारी से वंचित हो जाएंगे। ये सब मेरे कारण हुआ है। दुर्भाग्य ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं अब उस घड़ी को कोस रही हूं जब मैं अपनी विपदा लेकर महाराज पृथ्वीराज चौहान के पास आई थी। उन्होंने मुझे अपनी बहन बनाकर मेरे पति का शव लाने का वचन देकर अपने प्राणों को संकट में डालकर और सिरसा की ओर चल दिए। महाराज, मैंने अपनी विपदा तो कह दी, मगर मैं उसका परिणाम नहीं जानती थी। महारानी, मेरी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए महाराज शत्रुओं के बीच चले गए हैं। मैं जानती हूं महारानी, मैं जानती हूं वो उनकी वीरता का सामना नहीं कर पाएंगे, पर अपने छल और कपट से उन्हें आघात पहुंचाने की कोशिश अवश्य करेंगे। और ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है महारानी। अगर महाराज को कुछ हो गया तो? नहीं रूप कुंवर, नहीं, ऐसा संदेह भी अपने मन में मत लाना। 1000 गीदड़ मिलकर भी एक शेर को नहीं पछाड़ सकते। पृथ्वीराज की धमनियों में वीर पांडवों का रक्त प्रवाह कर रहा है। उसके शरीर में भीम का बल और अर्जुन की शक्ति है और सर पर माता कुंती का आशीर्वाद है। शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वो अवश्य विजयी लौटेगा। नाना सा, आओ पुत्र आओ। प्रणाम नाना सा। जीवता रहे पुत्र, मुझे पूरा विश्वास था कि तू विजयी लौटेगा।
नानी सा, प्रणाम। जीवता रहे मेरे लाल। क्या बात है नानी सा, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रही। जब मैंने सुना कि तुम शत्रुओं के बीच केवल 10 सैनिकों के साथ गए हो तो मेरी चिंता बढ़ गई। तो क्या आपको अपने पुत्र पर भरोसा नहीं था? चाहे जितना भरोसा हो, जब अपना पुत्र संकट में होता है तो माँ बाप को तो चिंता होगी ही। नानी सा, संकट और शत्रु, इन दोनों से लड़ना तो राजपूतों का धर्म है। रानी सा, देखा आपने, हमारी आशाओं का सूरज फिर से वापस आ गया। पृथ्वीराज, तुम्हारा वापस आना इस बात की दलील है कि तुमने शत्रुओं को परास्त करके एक राजा और एक भाई का कर्तव्य निभाया है। हाँ नाना सा, माता कुंती के आशीर्वाद से आज मैं विजयी हुआ हूं। मैं ईश्वर का आभारी हूं कि आज उसने एक भाई के वचन की लाज रख ली है। अभी आंसू पोंछ डाल और जाकर आरती का थाल सजा। जा। महाराज, आपको आपकी विजय की बधाई हो। आपने अपने प्राणों को संकट में डालकर भी अपना वचन पूरा किया। मुझे अभागिन पर इतना बड़ा उपकार किया कि जिंदगी भर के लिए आपकी ऋणी हो गई हो। महाराज, मगर आपने ये क्या कहा? संसार में वो कौन सी पत्नी है जो आरती का थाल सजाए, अपने पति का शव का स्वागत करे? शव का स्वागत? अरे बावली, कैसी बातें कर रही है तू? ओहो, फिर आंसू? कहा ना तेरी आंखों में आंसुओं का कोई काम नहीं है अब। क्या? हाँ बहन, अब तो तू अपने होठों पर मुस्कानों के फूल बिखेर और अपने नैनों में प्रसन्नता और उल्लास के दीपक जला। उठा आरती का थाल और अपने वीर पति भवानी सिंह के स्वागत की तैयारियां कर। महाराज! अरे बहना, मेरी तरफ क्या देख रही है? उस तरफ देख। अरे देख ना उस तरफ। जा। स्वामी, उठो उठो रूप कुमार, उठो। आज अगर आपको किसी के चरण छूने हैं तो वो महाराज पृथ्वीराज चौहान के चरण हैं। शत्रुओं ने तो मेरी मौत का सौदा कर ही दिया था। वो तो मुझे जमीन में जिंदा गाड़ देना चाहते थे। सच कहूं तो मैंने जीने की आस ही छोड़ दी थी। मेरी आंखों के सामने दूर दूर तक मौत का घनघोर अंधेरा छा गया था। पर तभी एक बिजली कड़की और उस बिजली की रोशनी से मेरी आंखें खुल गई, मेरी चेतना लौट आई। मैंने देखा कि वो बिजली लपक लपक कर मेरे दुश्मनों पर गिर रही है। जो दुश्मन मुझे मौत की गोद में सुलाना चाहते थे, वो खुद एक एक करके मौत की गोद में गिर रहे थे। रूप कुंवर, मेरी आंखों के सामने से मौत का अंधेरा छट गया। एक बार दोबारा मैंने अपने जीवन को देखा। सच कहूं तो मुझे उस चमत्कार पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने जीवनदाता को देखा। रूप कुंवर, अगर गिरना है तो उन चरणों में गिरो जिन चरणों में हमें आज के बाद पूरा जीवन बिताना है। चलो रूप कुंवर। अरे बस बस, उठो। भवानी सिंह,
बहन रूप कुंवर, तुम दोनों को एक नए जीवन के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। घड़ी खम्मा, अन्नदाता, सेवक भवानी सिंह का प्रणाम स्वीकार करें। अरे बस 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 भवानी सिंह, हम तुम्हें जीवित देखकर अपनी आशाओं को जीवित देख रहे हैं। हमने पुस्तकों में वीरों की गाथाएं पढ़ी थी, मगर आज हमने एक ऐसे सूरमा को देख लिया जिसमें अपने साहस और हौसले से इतिहास को बदलने की शक्ति है। वीर और सूरमा तो वो होते हैं जिसके आगे मृत्यु भी हार जाती है। जीवता रहे पुत्र, तूने राजपूती आन बान और शान को आकाश तक पहुंचा दिया। आज मुझे विश्वास हो गया कि जो सपना हमने देखा था, जो वचन हमने माता कुंती को दिया था, वो अवश्य पूरा होगा। पालक प्रजा का दुख हरता है पीड़ित का, पृथ्वी ने पृथ्वी की महिमा पहचानी है। भाई ने शत्रु का उतार दिया पानी जब, वीर की बहन की आंखों में क्यों पानी है। रूप कुंवर जीती रे सती सावित्री सी, तूने दोहराई सत्यवान की कहानी है। चाहती थी सती होना लेकर तू जिसका शव, शिव की कृपा से वो जीवित भवानी है। रूप कुंवर, अब तो हटा दो इस मुख से घूंघट का अंधेरा। भवानी सिंह ने देखा नहीं अभी तक जी भर कर रूप ये तेरा। अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हारा चेहरा देखने की प्यास मेरे मन में ही रह जाती और मैं इस संसार से ऐसे ही चला जाता। नहीं, जी भर के देखिए मुझे आप। मैंने भी तो आपको इतने पास से नहीं देखा था। जब मिलन की घड़ी आने ही वाली थी कि मैं आपसे जुदा हो गई। मैं तो जीने की आस ही खो चुकी थी। मैंने भी निर्णय कर लिया था कि इस संसार में न मिल सके आपसे तो जीवन को समाप्त करके उस संसार में आ मिलूंगी। मगर निराशा का अंधकार छट गया। भगवान से जो कुछ मांगा था उन्होंने लौटा दिया। रूप कुंवर, ये तुम्हारा साहस था, तुम्हारी हिम्मत थी जिसने मुझे मृत्यु के शक्तिशाली हाथों से भी छुड़ा लिया। और ये सब महाराज पृथ्वीराज के कारण संभव हुआ। उन्होंने तो अनहोनी को होनी कर दिखाया। सच कहती हो रूप कुंवर, महाराज पृथ्वीराज चौहान के तो उपकारों को किसी तराजू में तोला भी नहीं जा सकता। हाँ, मैंने तो उनसे आपका शव मांगा था, मगर उन्होंने तो मेरे सुहाग को लौटा दिया, मेरी मांग के सिंदूर को उजड़ने से बचा लिया। रूप कुंवर, हमने तो सुना था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता, पर हमारे महाराज पृथ्वीराज चौहान तो वो योद्धा हैं जिन्होंने मृत्यु पर भी विजय पा ली। रूप कुंवर, उन्होंने न केवल मेरे प्राण बचाए बल्कि वो गिड़ी सिरसा भी मुझे पुरस्कार में दे दिया, जहां मेरे शत्रु मेरी समाधि बनाना चाहते थे। क्या? हाँ रूप कुंवर, हम 10 जन्म लेकर भी उनका उपकार नहीं चुका सकते। हाँ, नहीं चुका पाएंगे उनका ये उपकार।
कर जब तक जिंदा रहेंगे उनकी सेवा करते रहेंगे। सच कहती हो रूप कुंवर, अब हमारा जीना भी उनके लिए और मरना भी उनके लिए। इस तरह क्या देख रही हैं आप? मैं देख रही हूं कि जिसकी वाणी को सुनकर मेरे थिरकते पैर रुक गए थे, जिसके वर्णन का एक एक शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है, मुझे याद आ रहा है कि किस तरह अपनी सुध बुध बिसराकर मैंने अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया था और सब कुछ हारकर इन चरणों में अपना स्थान पा लिया था। कविराज, जब मैंने सुना कि आप महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ महोबा की ओर गए हैं, एक ऐसे मुहिम पर जिसमें एक स्त्री का जीवन दांव पर लगा हुआ था, उसके अनुसार उसका सुहाग उजड़ चुका था। वो भगवान शिव से अपने पति का शव और भाई के प्राण मांग रही थी। मैं सोच रही थी कि शत्रुओं के बीच केवल 10 सैनिकों के साथ गए हैं महाराज पृथ्वीराज चौहान, और उनके साथ आप भी थे। मैंने तो आपको केवल कवि के रूप में देखा था। मैं डर रही थी कि कहीं आप वापस ना आए तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, उस वचन का क्या होगा जो मैंने सूरजकुंड के दरबार में सबके सामने दिया था। कवि तो केवल कल्पनाओं से खेलता है, वो शब्दों की बाजी जीत सकता है, तलवार की नहीं। चकोरी, मैं महाराज पृथ्वीराज चौहान का मित्र हूं। तुमने सुना तो होगा कि फूल के नीचे जो मिट्टी होती है उसमें भी फूल की खुशबू पैदा हो जाती है। एक योद्धा के साथ रहकर मैं भला इस गुण से कैसे वंचित रहता। मुझे शस्त्र कला की प्रेरणा अपने परम मित्र से मिली है। धन्य है आपके मित्र, एक साधारण से अंगरक्षक की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डालकर दुश्मन के क्षेत्र में जाना और उसे जीवित वापस लाना वीरता का ऐसा उदाहरण है जिसकी मिसाल इस धरती पर ढूंढने से नहीं मिलेगी। हां चकोरी, मगर इन सब के पीछे एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था एक नारी का सम्मान। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने जो कुछ भी किया उससे यह सिद्ध हो गया कि सूरजकुंड की हर स्त्री और उसकी इज्जत पर जो भी बुरी नजर उठाएगा वो इस संसार को देखने के योग्य नहीं रहेगा। महाराज पृथ्वीराज चौहान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर एक नारी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैंने भी अपने मित्र से यही शिक्षा प्राप्त की है, और हम दोनों की दोस्ती का भी यही आधार है। कविराज, मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं जो मुझे इस राजमहल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज पृथ्वीराज चौहान का उपकार तो मैं भी नहीं भूल सकती कि उन्होंने मुझे न केवल राज नर्तकी बनाकर मेरी नृत्य कला को सम्मानित किया, बल्कि मेरी कला को सुर और वाणी का ये पुरस्कार देकर उस आस को पूरा कर दिया जो चकोरी के मन में हसरत बनकर पल रही थी। धरती की चकोरी आकाश के चंदा के पास अगर पहुंची है तो उसका श्रेय केवल महाराज पृथ्वीराज को जाता है। कविराज, जब आप नहीं थे तो ये संसार बड़ा वीरान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सबसे अमूल्य वस्तु किसी ने छीन ली हो मुझसे। चकोरी, मैं भी तो जाते समय तुमसे मिल नहीं पाया था। मैं जब यहां से गया था तो अकेला नहीं था, मेरे साथ तो था तुम्हारी यादों का मेला। मैंने तलवारों की झंझनाहट में तुम्हारी पायल की झनकार सुनी है, और मेरी कल्पना का एक एक पल तुम्हारे चेहरे से घूंघट के हटने का रास्ता देखता है, और मैं खो जाता हूं इन घनघोर घटाओं जैसे केशों में, इन झील सी गहरी नीली आंखों में, इन अधरों की कपकपाहट में। इस चंद्रमुखी चेहरे में तो मेरा अस्तित्व ही खो गया है। चकोरी, अब चंदा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
मासा, मासा, प्रणाम मासा। जीता रहे पुत्र। मासा, आप यहाँ? पुत्र, मुझे तुम्हारे महल में प्रवेश करने की सूचना प्राप्त हो गई थी। मुझे तो तुम्हारे साथ कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की भी प्रतीक्षा थी। कहाँ है राजकुमारी? मासा, मुझे क्षमा करें, मैं उन्हें अपने साथ नहीं ला सका। क्या क्या वो सिरसा नहीं पहुंची? वो सिरसा पहुंची थी मासा, लेकिन उनके सिरसा पहुंचने से पहले हमारे सैनिकों ने ऐसी भूल कर दी कि गढ़ी सिरसा हमारे हाथ से निकल गया। क्या गढ़ी सिरसा हमारे हाथों से निकल गया? ये क्या कह रहे हो पुत्र? हाँ मासा, अब गढ़ी सिरसा पर तोमरों के दत्तक पुत्र पृथ्वीराज चौहान का अधिकार है। अगर ये सब हुआ कैसे? मासा, हमारे सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान के एक सैनिक के आत्मसम्मान को ललकारा, उस सैनिक की पत्नी की आबरू लूटने की कोशिश की। क्या? तब तो तुम्हारे सैनिक दंड के पात्र हैं। तुमने उन्हें दंड दिया नहीं? मासा, मेरे कुछ करने से पहले ही पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच गया और उसने हमारे सैनिकों को दंड दिया और गढ़ी सिरसा पे अपना अधिकार कर लिया। जब राजकुमारी वहां पहुंची तो उनका स्वागत मैंने नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने किया। नहीं, हमें विश्वास नहीं होता इस बात का। मासा, आपको यह विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सब सच है। मगर ऐसी स्थिति में तुम पीठ दिखाकर वापस कैसे चले आए? तुमने पृथ्वीराज का सामना करके उससे अपना खोया हुआ सम्मान वापस क्यों नहीं लिया? क्या तुम्हारी तलवार को जंग लग गया था? क्या तुम्हारी गैरत मर गई थी? क्या राजपूती आन बान तुम्हारी कायरता की भेंट चढ़ गई थी?